हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के अंदर कौन जो आर्टिकल है, यानी कि हम टोटल 395 आर्टिकल है, उनमें कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही कौन से संविधान के भाग यानी कि पूरे टोटल जो 22 भाग हैं उनमें कौन से भाग में उसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही संविधान के भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ ओवरव्यू लेते हैं। पहले तो देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की अगर चर्चा करें हम, तो संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। साथ ही मौलिक अधिकारों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों को दोस्तों जो भारत का मैग्ना कार्टा हम कह सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो मैग्ना कार्टा क्या होता है कि हम कह सकते हैं जो ब्रिटेन के अंदर दोस्तों सम्राट और जो जन नेता थे दोस्तों, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि है उनको उनके मध्य काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा। लेकिन अंत में दोस्तों एक मौलिक अधिकारों को 1215 ईस्वी में उसको वहाँ के लोगों को अधिकार दिए गए, और उनको जो सूचीबद्ध किया गया था उसी को मैं उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो इसी से हम रिलेटेड हम बात कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, यानी कुछ अधिकार दिए गए, इसीलिए यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स ये अब आपको बातें समझ में आ गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 की हम बात करते हैं। देखिए आर्टिकल जो 13 है यानी कि 13 है, इस 13 की हम चर्चा करते हैं। 13 में क्या कौन कौन सी बातों को रखा गया है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा एक बार फिर से इसको और भी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है भाग 3 के अंदर इसका क्या किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं तो वो आर्टिकल 14 से 35 तक बताते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में अगर पोजीशन देखें तो दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को चर्चा उसकी की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 13, है ना। आर्टिकल 13 यानी कि 13 में किस बात का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 13 में ये व्यवस्था की गई है कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हमारी मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो ये बात इसमें आर्टिकल 13 में बताई गई। तो इसको आप समझिएगा दोस्तों, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है दोस्तों, हम किसको दे हैं, किसको दे रखे हैं, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिसमें किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकारों का उसमें हनन हो। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों जो कानूनों को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। इसको याद रखिए, आर्टिकल 13 में ये बात बताई गई। इसको आप आराम से सुनिएगा कि आर्टिकल 13 में यह बात बताई गई है कि यह व्यवस्था की गई है कि संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों को क्या हो, हनन हो। ये बात आर्टिकल 13 में बताई गई है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें बढ़ते हैं, देखिएगा
देखिए दोस्तों 1981 में संविधान लागू होने के पश्चात यानी 1981 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। और 1950 के बाद में 1981 में क्या बात बताई गई है कि इसमें ये बताया गया कि संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन करके एक नया अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि 1991 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। और इस अमेंडमेंट में क्या बात बताई गई है, इसमें बताया गया कि जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको सीमित कर दिया गया था। यानी कि संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए हमारे संविधान संशोधन किया गया 1951 में। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन की जो उपबंध है, ये उपबंध कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 368 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिएगा 1951 में क्या होता है कि जो हमारा आर्टिकल 31, यानी कह सकते हैं, यानी कि जो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, उसको प्रत्याभूत यानी कि एक गारंटी के रूप में लेते हुए संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया था। यानी कि उसके दायरे को कम कर दिया गया था दोस्तों। अब इस बात को लेकर दोस्तों कुछ विवाद हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाद हुए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा आप याद रखिए कि जो वाद हुए हैं, ये वाद कब कब हुए हैं, और इसी वाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी उनकी इम्पोर्टेंट जो बातें, उनको आप याद रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि जो संविधान के अंदर जो संशोधन की बात आई थी संपत्ति के अधिकारों को लेकर, यानी मौलिक अधिकारों को लेकर, उसका सबसे पहला जो एक वाद था उसका नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। दोस्तों तो भारत संघ की बात अपन करते हैं, यानी शंकरी प्रसाद भारत संघ के मध्य एक वाद था, उस वाद की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, यानी कि सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इस उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला सुनाते हैं कि ये फैसला सुनाते हैं कि जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, वो हमारे मौलिक अधिकारों में भी संशोधन के अन्य उपबंधों की भांति संशोधन कर सकती है। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो हमारे मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, या इसके अलावा जो भी जितने भी उपबंध होते हैं उनमें भी संशोधन कर सकती है। तो ये पहले वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें संसद को सर्वोपरि माना गया है दोस्तों, और संसद को बताया गया है कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, चेंजेज या परिवर्तन कर सकती है। ऐसे ही दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य बनाम सज्जन सिंह के मध्य एक केस चलता है, और उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुना जो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मध्य जो फैसला था वो सुना है। उसमें भी यही बात बताई कि संसद क्या कर सकती है कि मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, इसमें यही बात बताई गई है, देखिएगा, यानी कि फिर से मतलब, यानी कि पहले जो आपका जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस था, उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो उस मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती, संशोधन कर सकती है। फिर भी फिर ऐसा ही जो फैसला है वो दोस्तों हमारे जो राजस्थान सरकार, यानी कि राजस्थान राज्य हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यानी फिर से कोर्ट अपने सुदृढ़ निश्चय पर अटल रही, यानी कि वही फैसला सुनाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक केस आता है 1968 में, गोकलनाथ केस आता है। उस केस में क्या बात होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, गोकुलनाथ केस 1968, इसमें क्या बात बताई है, आर्टिकल 368 संसद में संविधान के किसी भी अनुच्छेद या हम कह सकते किसी भी धारा में संशोधन की आज़ादी देती थी, लेकिन उसके कोई नियामक तय नहीं थे। यह संसद को असीमित शक्ति प्रदान करता था। लेकिन गोकुलनाथ केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उसमें यह फैसला दिया कि दोस्तों इसमें यह फैसला दिया कि जो संसद को नागरिकों किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधन का अधिकार नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें चेंजेज यानी उसमें अमेंडमेंट करने का किसी तरह का अधिकार नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पर गोकुलनाथ केस के अंदर 1968 में दोस्तों। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, आगे केस आता है दोस्तों इसमें 1969 में क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, 1969 में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका की शक्ति को कम करने और संसद को सर्वोच्च बनाने के लिए दोस्तों आर्टिकल 368 में फिर से एक संशोधन किया, और इस संशोधन में ये बताया गया कि गोकुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कम कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कम कर दिया गया था दोस्तों 69 में, यानी कि 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।